नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। बीएमसी चुनावों में शर्मनाक हार से बचने के लिए राज ठाकरे अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ठाकरे के गुंडे फिर सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कैसे राज ठाकरे के गुंडे ढाबे के नाम पर हंगामा कर रहे हैं। लाईट बंद कर लाईट बंद मध्ये वायर पण वायर जरा थांब तू तो भिवंडी में मुंबई नासिक हाईवे पर बॉम्बे ढाबा को लेकर राज के कार्यकर्ताओं ने जमकर ये बवाल काटा। चुनाव प्रचार के लिए जा रहे राज ठाकरे की नजर जब बॉम्बे ढाबा पर पड़ी तो उन्होंने इस ढाबे के नाम बॉम्बे पर आपत्ति जताई। उन्होंने आदेश दिया और फौरन मन से कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और पहुंचकर ढाबे के नाम पर लगी पट्टी फाड़ दी गई। ढाबा मालिक को डराया गया, धमकाया गया और नाम बदलने का दबाव डाला गया। मन से कार्यकर्ताओं ने कहा ये नाम महाराष्ट्र और मुंबई की पहचान के खिलाफ है। घटना के बाद ढाबा मालिक ने कहा कि वो 8 दिनों के भीतर नाम बदल देगा। घटना महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान हुई, जिसमें मराठी पहचान और स्थानीय अस्मिता के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। यानी राज ठाकरे अब फिर से वही हथकंडे अपना रहे हैं जो वो अब तक करते आए हैं। अब मराठी मानुष और बॉम्बे ढाबे के नाम को लेकर जो उन्होंने हंगामा किया है, उससे साफ है कि एक बार फिर मराठी गैर मराठी का मुद्दा भी इन चुनावों में देखने को मिलेगा। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को पछाड़ा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की मजबूत पकड़, विपक्ष में मचा हड़कंप। चुनावों में कांग्रेस की स्थिति सबसे नाजुक। शर्मनाक हार से बचने के लिए कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। राज ठाकरे का बदला अंदाज, कहा गंगा का पानी नहीं पीऊंगा। मुसलमानों पर बोले महाराष्ट्र के मुस्लिम अलग हैं। नासिक चुनाव में बीजेपी का बड़ा उलटफेर, 100 से ज्यादा सीटों को जीतने का टारगेट। नासिक में डटे बीजेपी के संकट मोचन गिरीश महाजन। बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। पुणे में महिलाओं को मेट्रो बस में छूट, बुजुर्गों को फ्री सफर का किया वादा। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव की। बीएमसी चुनाव 2026 में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। या कहें कि फडणवीस की धोबी पछाड़ ने ठाकरे बंधुओं को चौतरफा कहें कि ऐसी पटकनी दी है कि वो अब तक उठ नहीं पाए हैं। मुस्लिम वोटों के लिए उद्धव ठाकरे खुलकर फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे उद्धव के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीएमसी चुनाव में उद्धव अब कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जबकि फडणवीस एक चतुर खिलाड़ी की तरह ठाकरे को उनके ही जाल में उलझा चुके हैं। ऐसी एक घटना नहीं है, बल्कि कई घटनाएं और रणनीति, संगठन और माहौल के मेल के साथ समझा जा सकता है। संगठनात्मक बढ़त में बीजेपी काफी आगे है और मजबूत है, जबकि ठाकरे का संगठन बुरी तरह से कहें कि ध्वस्त हो चुका है, धराशायी हो चुका है। बीजेपी ने वार्ड स्तर तक मजबूत बूथ मैनेजमेंट किया है। इन चुनावों में आरएसएस बीजेपी नेटवर्क ने घर घर संपर्क किया और डेटा आधारित अभियान चलाया, जिसका सीधा फायदा बीएमसी चुनावों में बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। इसके मुकाबले उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं की टूट फूट साफ साफ दिखाई दे रही है। उद्धव के सैकड़ों नेता या तो बीजेपी में शामिल हो गए या फिर शिंदे गुट का दामन थाम लिए। ये वो नेता थे जो लोकल यानी जमीनी स्तर से जुड़े थे, जो संगठन की मजबूत कड़ी थे। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया या फिर वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। नेतृत्व बनाम भावनात्मक राजनीति। फडणवीस ने खुद को प्रशासनिक और विकास केंद्रित नेता के रूप में इन चुनावों में पेश किया है। उद्धव ठाकरे की राजनीति ज्यादातर भावनात्मक अपील यानी मराठी अस्मिता पर टिकी रही, जो शहरी वोटरों के एक हिस्से को कम प्रभावित करती है। शिंदे गुट की वजह से वोट कर चुका है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने पारंपरिक शिवसेना वोट बैंक में सीधी सेंध लगाई है। इससे उद्धव गुट को
तीन तरफ मुकाबले में नुकसान हुआ है। शहरी मुद्दों पर फोकस, बीजेपी ने सड़कें, मेट्रो, पुनर्विकास, बुनियादी सुविधाएं और स्थिर सरकार का नैरेटिव जो है इन चुनावों में सेट कर दिया है, वो इसमें काफी आगे भी दिख रहा है। बीएमसी जैसे शहरी निकाय में ये मुद्दे निर्णायक साबित होते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव भी इन चुनावों में साफ साफ नजर आ रहा है। पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का चुनावी अभियान और विश्वसनीयता फैक्टर भी काम कर रहा है। मुंबई के मध्यम वर्ग और कारोबारी वोटरों पर इसका असर रहा है। उद्धव ठाकरे की सीमाएं पार्टी टूटने के बाद कैडर कमजोर होना, जमीनी संपर्क कम होना और नेतृत्व का दायरा सीमित होना भी बीएमसी चुनावों में दिखाई दे रहा है और इन चुनाव प्रचार में इसका असर भी पड़ा है। बीएमसी चुनाव 2026 में फडणवीस की जीत को रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें संगठन, वोट बंटवारा और शहरी एजेंडा शामिल है, जिसका नतीजा ये है कि उद्धव ठाकरे पार्टी टूटने और बदले शहरी मिजाज को भी नहीं पहचान पाए, जिसका नुकसान बीएमसी चुनावों में उन्हें उठाना पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव अब पूरी तरह से कहें कि उनके हाथ से निकल चुका है, जबकि लगातार बीजेपी के जिस तरह से धारदार चुनाव प्रचार किया है, उससे बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। वो लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे पूरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और खबरों में अब आगे का रुख करते हैं बात कांग्रेस की। बीएमसी चुनावों में कांग्रेस के लिए करो या खत्म जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन उसके बड़े खिलाड़ी बनने की संभावना ना के बराबर दिख रही है, जिसके दावे कांग्रेस नेता कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छिपी। कांग्रेस क्या कर सकती है? सीमित वार्डों में सिर्फ जीत सकती है। मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर मुंबई और मध्य मुंबई के कुछ वार्ड हैं जहां कांग्रेस का पुराना नेटवर्क अभी भी मौजूद है। वहां पर 10 से 25 सीटें निकालना भी अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं लग रहा। किंग मेकर की भूमिका तो दूर की बात है। अगर बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर रहती है और उद्धव गुट कमजोर होता है, तब कांग्रेस बाद में समर्थन देने वाली पार्टी जरूर बन सकती है। महाविकास आघाड़ी वोट बैंक बचना और कांग्रेस का असली टारगेट खुद जीतना नहीं, बल्कि बीजेपी को एक तरफा जीत से रोकना है, और यही कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह से इन चुनावों में कमजोर है और उसके पास ना ही बड़े चेहरे हैं। बीएमसी के लिए कोई मजबूत मेयर फेस या शहरी नेता तक नहीं है। शहरी मुद्दों पर वो पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी है। मेट्रो, रोड, पुनर्विकास, स्मार्ट सिटी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस का नैरेटिव भी पूरी तरह से असरदार नहीं दिखता, जबकि बीजेपी और शिंदे गुट का दबदबा, दोनों शिवसेनाएं लगातार यहां पर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कहें कि एक तरह से बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ रही हैं। मिडिल क्लास ने तो कांग्रेस से पूरी तरह से दूरी बना ली है। मुंबई का मिडिल क्लास कांग्रेस से लंबे समय से कटा हुआ है। हकीकत का आकलन भी ना करना कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी इन नेताओं को पता नहीं। कांग्रेस के मेयर बनने की संभावना तो ना के बराबर थी, लेकिन उसका सिर्फ एक ही मंसूबा है कि वो बीजेपी को एक तरफा जीत से रोक पाए। विपक्ष में रहते हुए सिर्फ संख्या बढ़ाना और महाविकास आघाड़ी को पूरी तरह टूटने से बचाने में भी वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। यानी बीएमसी चुनावों में कांग्रेस की स्थिति सिर्फ करो या खत्म होने की स्थिति तक पहुंच गई है, जहां अब कांग्रेस पूरी तरह से सफाई के तौर पर नजर आ रही है। और खबरों में अब बात राज ठाकरे की। निकाय चुनावों को लेकर प्रचार अपने उफान पर है। ठाकरे परिवार मिलकर ये चुनाव लड़ रहा है। उद्धव और राज ठाकरे ने जॉइंट रैली भी की, जहां उनके निशाने पर बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह रहे। साथ ही फडणवीस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी इस रैली से पहले राज ठाकरे ने सामना के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मंदिर में माथा झुकाऊंगा, लेकिन गंगा का पानी नहीं पीऊंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर राज्य का मुसलमान अलग होता है। महाराष्ट्र में पीढ़ियों से रहने वाला मुसलमान मराठी मुसलमान है, जबकि लंबे वक्त के बाद साथ आए ठाकरे बंधुओं के साथ शिवसेना के मुखपत्र सामना के इस इंटरव्यू में दोनों भाइयों ने ये साझा इंटरव्यू दिया, जहां पर राज ठाकरे ने बेबाकी से अपनी बात जरूर रखी, लेकिन वो पूरी तरह से बैकफुट या कहें कि घुटनों पर नजर आए। मुसलमानों को लेकर जो उनका फेक नैरेटिव था और जो फेक अब तक उनका चेहरा था, वो भी उजागर हो गया। उन्होंने मराठी के साथ साथ मुसलमान कार्ड भी चल दिया। यह इंटरव्यू संजय राउत और महेश मांजरेकर ने लिया। एक सवाल के जवाब में राज ठाकरे ने कहा, हर राज्य का हिंदू अलग होता है क्योंकि हर राज्य की संस्कृति अलग होती है, उसी तरह हर राज्य का मुसलमान भी अलग होता है। महाराष्ट्र में पीढ़ियों से या कई सालों से रहने वाला मुसलमान मराठी मुसलमान है, वो मराठी भाषी है।
ऐसे में आप पर हिंदुत्व विरोधी होने की आलोचना भी हो सकती है। ये सवाल जब पूछा गया तो इसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा, इसका हिंदुत्व से आखिर क्या संबंध। मान लीजिए मैं कल मंदिर जाकर माथा टेकता हूं और आप मुझसे कहते हैं कि गंगा का पानी पियो, तो मैं नहीं पीऊंगा। अब गंगा जहां से निकलती है शायद वहां का पानी शायद पी भी लूं। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल मैं अपने एक मुस्लिम उम्मीदवार के ऑफिस में भी गया था। ठाकरे बंधुओं की संयुक्त बातचीत पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है, यानी मुसलमानों को रिझाने के लिए अब ये दोनों भाई इस तरह के फेक नैरेटिव का सहारा ले रहे हैं, जहां पर हिंदू वर्ग धीरे धीरे, यानी वो तो पूरी तरह से इनसे खिसका हुआ था और हिंदुओं में ठाकरे बंधुओं को लेकर अब नाराजगी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई का मेयर कैसा हो, इसको लेकर भी दोनों भाइयों ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। उन्होंने बीजेपी की उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें मेयर को हिंदू बताया गया था। ठाकरे ब्रदर्स ने पूछा कि क्या मराठी हिंदू नहीं है, और इस तरह के बयानों को मराठी अस्मिता पर आघात करार दिया। यानी कुल मिलाकर जो ये इंटरव्यू सामने आया है उसमें एक बात तो साफ है कि मुसलमानों के खिलाफ जो अब तक राज ठाकरे की मन से लड़ती आई है वो अब उसी मुस्लिम वोट बैंक के लिए घुटनों पर आ चुकी है और उन्हें रिझाने के लिए इस तरह की फेक बातें और फेक नैरेटिव पेश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नासिक महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी के 100+ सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैबिनेट मंत्री और पार्टी के संकट मोचन कहे जाने वाले गिरीश महाजन ने नासिक में डेरा डाल दिया है। गिरीश महाजन का मुख्य फोकस नाराज नेताओं की नाराजगी को दूर करना है। वो खुद इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनके गिले शिकवे सुनकर उन्हें पार्टी हित में एकजुट होने के लिए मना रहे हैं। महाजन का मानना है कि कार्यकर्ताओं के तालमेल के बिना 100 सीटों का लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। आने वाले रविवार को मुख्यमंत्री की एक विशाल जनसभा नासिक में ही होने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस की इस रैली को लेकर गिरीश महाजन ने खुद सभा स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनसभा को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए शहर की तीनों विधानसभा सीटों के प्रमुख नेताओं के साथ रणनीतिक बैठक भी की। इस जनसभा के जरिए बीजेपी नासिक में अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। पिछली बार भी नासिक की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था, जिसे बरकरार रखना अब महाजन के लिए एक बड़ी चुनौती है और प्रतिष्ठा का सवाल है, जिसको लेकर अब गिरीश महाजन ने नासिक में ही डेरा डाल लिया है। खबरों के आखिर में बात करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। 15 जनवरी को बीएमसी चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, या कहें कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों पर फोकस किया है। विकास के साथ साथ बड़ी वित्तीय सहायता देने का भी भरोसा दिलाया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले घरों और फ्लैटों के लिए संपत्ति कर, यानी प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाड़की बहन योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का भी प्रस्ताव रखा है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को मेट्रो और नगरीय बसों के किराए में छूट दी जाएगी, जबकि 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को पीएमपीएल बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही कई और वादे भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं। यानी कुल मिलाकर फ्री की घोषणाएं और खास तौर से बुजुर्ग और महिलाओं पर फोकस किया गया है, जिनको लेकर कई बड़े वादे और योजनाओं में कई गारंटी और कई अपने कामों का भी जिक्र किया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।